नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। पिछले कुछ दिनों से जो है, मेरे पास कई बच्चों ने कॉल किया। उनका कहना है कि सर, 1 क्वेश्चन से, कुछ का कहना है कि 2 क्वेश्चन से, कुछ कुछ लोग 3 क्वेश्चन से, वो कह रहे हैं कि हम बड़े कम मार्जिन से जो है, प्री क्वालीफाई करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 2-2 3-3 साल हो गए हैं, ठीक है ना? और हर बार जो है 1-2 क्वेश्चन से जो है प्री क्वालीफाई उनका नहीं हो पा रहा है। तो आज की क्लास जो है किसी टॉपिक पर नहीं है। आज की क्लास इसी चीज पे है कि हम कैसे प्री निकालें ताकि मेंस एग्जाम में बैठ सके, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस। प्री कैसे निकालना है, उसके लिए जो है कुछ 7-8 जो है बिंदु जो है मैं डिस्कस करूंगा। और आप चाहें तो उसको फॉलो करिए और हो सकता है कि आपको उसमें लाभ मिल जाए। दोस्तों, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस की या किसी अन्य एग्जाम की, एक चीज ध्यान रखिए कि आपको अपने हाथ का लिखा सेल्फ क्रिएट नोट्स, ठीक है ना, बनाना है। ठीक है, नोट्स आपको जो है अपने हाथ से लिखकर जरूर बनाना है, ठीक है ना। ये मेहनत तो आपको करनी है, ठीक है ना। और नोट्स कैसे बनाने हैं, वो मैं आपको उसके जो आधार हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो नोट्स बनाने हैं, वो A4 साइज के प्लेन पेपर पे बनाने हैं, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस भी हो। जब आप मेंस देंगे, तो वहां पे जिस तरीके का पेपर मिलता है प्लेन पेपर, उस पे लिखने की आपकी आदत भी हो जाएगी। नोट्स आपको A4 साइज का प्लेन पेपर लेना है और पेपर के दोनों साइड लाइन खींच देनी है, ठीक है ना। वो लाइन खींचने के फायदे रहेंगे, अभी मैं बताऊंगा क्या फायदे हैं। नोट्स किस आधार पर बनाए जाएं? आप किसी एक अच्छी कोचिंग का स्टडी मटेरियल अपने पास ले सकते हैं, आधार उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी एक इंस्टीट्यूट्स का ऐसा नहीं करना है कि मार्केट से 10 इंस्टीट्यूट्स का नोट्स खरीद लाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स का नोट्स ले लेना है, उसको आपको आधार बना लेना है, पहला आधार। दूसरा, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस या एसएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके पुराने पेपर्स को एनालिसिस करना है आपको। पुराने पेपर्स का पैटर्न देखना है कि किस एरिया से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है, ठीक है ना। उस बेसिस पर आपको नोट्स क्रिएट करने हैं। जिस टॉपिक पे पिछले 2-3 साल में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस टॉपिक को जो है अच्छे से आपको क्रिएट करना है। उस टॉपिक में भी आपको देखना है कि किस क्षेत्र से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। तो दूसरा आधार क्या हो गया कि आपको पेपर का एनालिसिस करना है, और उस एनालिसिस के आधार पर आपको क्या करने हैं, नोट्स क्रिएट करने हैं। तीसरी चीज, नोट्स बनाते समय ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक का यूज करना है। ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी आप जरूर लीजिए, ठीक है ना, बेस्ट है। खास तौर पे ओल्ड एनसीईआरटी, जैसे कि आप ज्योग्राफी का नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी का जो फंडामेंटल है, ठीक है ना, वो जो है किस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया में, ठीक है ना, वो आप देख लीजिए एनसीईआरटी से। या फिर आप कोई डेटा देखना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें करंट डेटा का यूज है, तो उसके लिए आप जो है इकोनॉमिक सर्वे का यूज कर सकते हैं या बजट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑथेंटिक सोर्सेस का यूज करना है आपको।
तीसरा पॉइंट ये था नोट्स क्रिएट करते समय। चौथा एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो भी आपने नोट्स क्रिएट किया, उस नोट्स को करंट इशू से लिंक करना है आपको। सपोज करो कि आपने पॉलिटी का नोट्स क्रिएट किया और करंट में कोई इशू ऐसा हो गया कि किसी सदन के किसी अध्यक्ष ने कुछ मेंबर्स को क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू द 10th शेड्यूल, ठीक है ना। तो उस मुद्दे को द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें जो भी है उसको पढ़िए और उसको आपने जो नोट्स बनाया है उससे लिंक करिए, ठीक है ना। जो पॉइंट आपको लग रहा है कि छूट गए हैं उसको उसमें ऐड करिए। तो जो आप नोट्स बना रहे थे प्लेन पेपर पे, दोनों तरफ जो आपने लाइन खींची थी, तो वो खाली जो एरिया है उसमें आप क्या करिए, अपडेट करिए अपने नोट्स को, करंट इशू से लिंक करिए, ठीक है ना। ये आपको जरूर करना है। तो इस तरीके से जो है आपको अपना नोट्स जरूर बनाना है। अपना नोट्स बनाने के कई फायदे हैं। अपना हाथ का खुद का नोट्स रहेगा तो आपको याद जल्दी होगा। दूसरी चीज, जब एग्जाम देने जाएंगे तो रिवीजन करने में फायदा मिलेगा, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा जब आपका खुद का नोट्स रहेगा। तो आपको जो है अपना नोट्स क्रिएट करना है खुद का, ये एक पॉइंट जरूर याद रखिए। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस, उस एग्जाम के पिछले 3 साल के, उस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली जो संस्था है, जैसे आप इस सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज को कौन सी संस्था कंडक्ट करा रही है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग ने पिछले 3 साल में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, उन सभी एग्जाम का जीएस का पोर्शन निकाल लीजिए। यूपीएससी केवल एक एग्जाम थोड़ी कंडक्ट कराती है एक साल में, कई एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे कि सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है, एनडीए का कंडक्ट कराती है, और भी कई एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो आपको ये देखना है कि यूपीएससी ने पिछले 2 साल में, 2 या 3, ठीक है ना, जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उनका जीएस का जो पोर्शन है वो निकालिए, ठीक है ना। उसके बाद ऑफिशियल आंसर की लीजिए, ऑफिशियल आंसर को लगाइए और उन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, डीप एनालिसिस करना है। डीप एनालिसिस का मतलब, सपोज कोई क्वेश्चन है, उसमें 4 ट्रेंचेस का नाम दिया है, ठीक है ना। ट्रेंच जानते हैं ना, समुद्री जो खाइयां होती हैं। क्वेश्चन ये है कि ये 4 ट्रेंचेस हैं, इनमें से कौन सी प्रशांत महासागर में है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। सपोज करो कि आपने देख लिया कि 3 ट्रेंचेस उसमें से ऐसी हैं जो प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जितनी भी ट्रेंचेस हैं, ठीक है ना, उन सभी ट्रेंचेस को आपको याद करना है या मैप में ड्रॉ करना है, जैसे भी करना है, उन सभी ट्रेंचेस को आपको देखना है। प्लस एक जो चौथी ट्रेंच थी, जो प्रशांत महासागर में नहीं थी, ठीक है ना। तो प्रशांत महासागर की तो 3 ट्रेंच जो है, उनके अलावा प्रशांत महासागर की जितनी भी ट्रेंचेस हैं उसको भी कवर करो। प्लस जो चौथी नहीं थी प्रशांत महासागर की, सपोज करो कि वो ट्रेंच अटलांटिक ओशियन की थी, तो उसको देखो कि वो अटलांटिक ओशियन में कहाँ पे है, उसकी लोकेशन देखिए। और अटलांटिक ओशियन की अदर ट्रेंचेस को भी देख लीजिए, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन का जितना हम जा सकते हैं इंटरनली, ठीक है ना, उतना जाइए, ठीक है ना। आसपास का भी कुछ जो क्वेश्चन है उसके आसपास का दायरा भी आपको क्या करना है, कवर करना है। इस तरीके से जो है एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन बनाएंगे, कहाँ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। और जो है आप देखिएगा कि क्वेश्चन जो है, जो पैटर्न है, सपोज करो कि
यूपीपीसीएस ने एक बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा तो 3 साल तक उस पैटर्न पे क्वेश्चन आता रहा। ठीक है ना? पैटर्न जो है एक बार शुरू होता है तो वो ऐसा नहीं 1-2 साल कंटिन्यू रहता है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है कि डीप एनालिसिस करना है क्वेश्चंस का। ठीक है ना? जितने भी एग्ज़ाम जैसे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1 साल में एक एग्ज़ाम थोड़ी कराता है, कई सारे एग्ज़ाम कराता है। हो सकता है कि उसने उसी साल एपीओ का एग्ज़ाम कराया हो सकता है उसने उसी साल यूपीपीसीएस जुडिशरी का एग्ज़ाम कराया हो सकता है उसने उसी साल एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम कराया हो सकता है उसने उसी साल हुँ, आरओ-एआरओ का एग्ज़ाम कराया हो। कई एग्ज़ाम कराता है यूपी, 1 साल में 10-15 एग्ज़ाम तो करा ही लेता है, ठीक है ना? तो उन सभी का आपको पेपर डाउनलोड करना है या नहीं मिलता है इंटरनेट पे तो कस किसी अपने मित्र से कलेक्ट करना है। मित्र के पास भी नहीं है तो मित्र के पास होगा लेकिन कलेक्ट ज़रूर करना है, ठीक है ना? उसको जो है फिर उसका ऑफ़िशियल आंसर देखना है, ठीक है ना? हो सकता है कि ऑफ़िशियल आंसर भी कभी-कभी गलत होता है, तो आपको जो है अपना अपने से जो है आंसर सही जो आंसर है वो टिक करना है, प्लस उसको एनालिसिस करना है। इस तरीके से जो है पिछले 3 साल के सारे पेपर्स आपको इस तरीके से एनालिसिस करने हैं। प्लस जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पीसीएस के तो पिछले कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपर्स लगा सकें, ठीक है ना? लगा ही लीजिए, लेकिन उस पीसीएस एग्ज़ाम को यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली जो संस्था है, उसने पिछले 2 साल में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, वो सारे पेपर्स ज़रूर आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है ना? ये इतना काम आपको करना है। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया कि अपने खुद के नोट्स बनाने हैं और नोट्स किन आधारों पे बनाने हैं, वो मैंने बता दिए। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसको उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली जो संस्था है उसने पिछले 2 साल में या 3 साल में जितने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, उस सारे पेपर्स का आपको डीप एनालिसिस कर लेना है। ठीक है ना? ये 2 जो हैं आधार हैं। तीसरा एक आधार मैं और बताता हूँ। कोशिश करिए कि एग्ज़ाम में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ सॉरी मार्केट में जो है बहुत सारी जो है टेस्ट सीरीज़ चलती हैं। कोशिश करिए कि टेस्ट सीरीज़ से दूर रहें। जो मेरा मानना है कि अधिकतर टेस्ट सीरीज़ जो है, जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का जो एक्चुअल लेवल है, उस एक्चुअल लेवल के आधार पर क्वेश्चंस को सेट नहीं कर पाती है, अधिकतर टेस्ट सीरीज़। वो क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन ढूँढो कि जो बच्चा सॉल्व मतलब जानबूझ के क्वेश्चन जो है इस तरीके के सेट करना चाहते हैं कि ताकि बच्चा जो है सॉल्व ना कर पाए बल्कि और डिप्रेस हो जाए। ठीक है ना? अगर आप सपोज़ करो कि 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, 2-3 पेपर लगा लिए, 150 में से पता चला 20 ही सही हो रहे हैं, ठीक है ना? और आप डिप्रेस हो जाओगे। कोशिश करिए, ठीक है ना? या तो कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ हो जो वास्तविकता में जो एग्ज़ाम का लेवल है, उस लेवल पे चले या उससे थोड़ा-सा ऊपर या थोड़ा-सा नीचे, ठीक है ना? ऐसा ना हो कि ऐसे क्वेश्चंस फालतू के जो है कई लोग जो है कई टेस्ट सीरीज़ वाले सेट करना चाहते हैं कि जिससे बच्चे को ये लगे कि अरे यार! किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इतने खतरनाक क्वेश्चन ये कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब ये इन लोग की तैयारी कुछ विशेष होगी, ठीक है ना? तो कोशिश करिए कि टेस्ट सीरीज़ से दूर रहें, ठीक है ना? अगर आपको जो है स्पीड बढ़ाना है या टेस्ट सीरीज़ का मन ही है, तो पुराने पेपर उठा लीजिए, 1-2 साल पुराने या उसी साल कोई और कमीशन का एग्ज़ाम हुआ हो उसको उठा लीजिए, ठीक है ना? लेकिन मार्केट की टेस्ट सीरीज़ से कोशिश करिए कि हम दूर रहें।
एग्ज़ाम की तैयारी करते समय कुछ चीज़ें और याद रखनी है। चौथा चीज़ जो आपको याद रखनी है कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो नेगेटिव हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके पड़ोसी हों, मोहल्ले वाले हों, ऐसे लोगों से टोटल आपको क्या करना है, दूरी बना लेनी है, ठीक है ना? सपोज़ बढ़िया आप पढ़ रहे हैं, पूरी रात पढ़ के सो गए, ठीक है ना? दोपहर में उठे, शाम के टाइम एक 10-15 मिनट के लिए निकले, कोई मोहल्ला वाला मिला, "और भाई, कैसी चल रही तैयारी?" 1 साल तो हो ही गया आपको तैयारी करते समय और कितने साल लगेंगे सिलेक्शन होने में। इतना बोल देगा वो आपको, आपका दिमाग खराब, ठीक है ना? पहली चीज़ तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, ऐसे लोगों को आपको समझना है कि ये मूर्ख लोग हैं, ठीक है ना? और कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहो, ठीक है ना? भाड़ में जाने दो, ठीक है ना? और अगर आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो, तो समझ लो कि ये मूर्ख ही लोग हैं, ठीक है ना? तो नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है और फैमिली मेंबर्स को भी चाहिए कि मनोबल बढ़ाएँ, ठीक है ना? क्योंकि फैमिली मेंबर्स अगर मनोबल बढ़ाते हैं, तो अलग ठीक है ना? उसका जो है एक मोटिवेशन मिलता है। मैं जब तैयारी करता था तो मेरे मम्मी-पापा तो ऑलवेज़ जो है मोटिवेट करते रहते थे। वैसे तो लगभग कभी ऐसा होता नहीं था लाइफ में जब मैंने अपना पहला प्री दिया था, तो उसमें मेरा 2013 2013 में मेरा प्री नहीं निकला, ठीक है ना? तो बस मेरे फादर बस एक ही चीज़ ही बोलते थे कि अ, कोई बात नहीं अगले साल निकल जाएगा, ठीक है ना? बस यही इसी में बस एक यही बस इससे जो है एक ताकत मिल जाती थी और फिर 1 साल के लिए फिर से पढ़ने बैठ जाते थे, है ना? तो फैमिली मेंबर्स को चाहिए कि वो मनोबल बढ़ाएँ और इसके अलावा, ठीक है ना? फैमिली मेंबर्स बस मम्मी-पापा आपके साथ हैं बस, फिर क्या ज़रूरत है और किसी की, है ना? तो ये चीज़ जो है एक चौथा पॉइंट आप लोगों को ये भी याद रखना है कि नेगेटिव लोगों से क्या करना है कि आप लोगों को दूर रहना है। आपने अगर ईमानदारी से तैयारी की है, तो अब एग्ज़ाम के पहले आप एग्ज़ाम अगले दिन है, पूरी रात पढ़ रहे हैं या खूब सो के जा रहे हैं, ये आपका मामला है। आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। बस एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम शुरू होने से कुछ समय पहले, चाहे वो आप 1 घंटा ले लो या आधा घंटा ले लो, इतना भी नहीं देना चाहते हो तो 10 मिनट ले लो, ठीक है ना? या 5 मिनट, ठीक है ना? जब एग्ज़ाम हॉल में घंटी बज जाएगी अंदर आओ, तब उस समय, ठीक है ना? सब फेंक दो, ठीक है ना? बस एक सब फेंक के आप जो है बस ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि आप जो बेस्ट कर सकते थे, आपने बस कर दिया। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा और सब अच्छा ही होगा। जब आप अपने अंदर ये फीलिंग लाएँगे ना कि आपने ईमानदारी से पढ़ाई की और मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, ठीक है ना? अब एग्ज़ाम अच कैसा जाए, अच्छा जाए, बुरा जाए, उस पे नहीं जाना है। बस ये फीलिंग लाना है कि आपने अपना बेस्ट दे दिया है। इससे क्या होगा कि आपकी अंतरात्मा जो है, आपको इतनी ताकत दे देगी कि आप जो है वो 2 घंटे में एग्ज़ाम को फोड़ देंगे। एग्ज़ाम शुरू होने से जस्ट पहले इतना रिलैक्स आपको लेना है।
चाहे वो 5 मिनट, 10 मिनट इतना, ठीक है ना? बस 5-10 मिनट जो है वो ज़रूर देना है। आपको ये मन में सोचना है कि आपने ईमानदारी से पढ़ाई कर ली है, मैंने ईमानदारी से तैयारी कर ली है, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, बस अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। बस इतना आपको अपने दिमाग में लाना है, ठीक है ना? आपकी अंतरात्मा आपको पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिक दे देगी और आपने अगर ईमानदारी से मेहनत की होगी, उसका रिस्पॉन्स आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा, ठीक है ना? ये एक पॉइंट और जो आपको जो है फॉलो करना है, ठीक है ना? अब एग्ज़ाम में एक मेथड जो है, अगर आप उसको यूज़ करेंगे, तो ज़रूर आप सपोज़ करो कि 20 क्वेश्चन अ, या 15 क्वेश्चन, ठीक है ना? ज़रूर जितने कर रहे हैं उससे ज़्यादा कर जाएँ, हो सकता है। उस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना? एलिमिनेशन मेथड जो है मैं स्वयं जो है, ठीक है ना? इसको बोलता हूँ कि खुरापाती दिमाग दौड़ाना, ठीक है ना? आपको सपोज़ करो कि कोई क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी नहीं पता यार, ठीक है ना? यार क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। ऑप्शंस को ज़रूर पढ़िए, ठीक है ना? 4 ऑप्शंस हैं, हो सकता है कि उसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हों, ऑप्शन देख के आप बता दो यार ये तो इससे रिलेट ही नहीं कर रहा है। जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से इसका कोई संबंध ही नहीं है और कन्फर्म हो जाए कि ये 3 तो आंसर हो ही नहीं सकते, कि जो चौथा होगा वो ऑटोमेटिक आंसर होगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चंस को अकेला पढ़ के कभी आप निष्कर्ष पे नहीं उतर जाना है। आपको क्या करना है? ऑप्शन से भी एक बार चेक कर लेना है। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना? ऑप्शन को रिजेक्ट करते जाना है, ठीक है ना? इस तरीके से मैंने पर्सनली बताऊँ तो कई एग्ज़ाम्स में जो है 20-20 30-30 क्वेश्चन ज़्यादा कर डाले एलिमिनेशन मेथड से। ये बेस्ट है और जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, चाहे वो इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, वो लोग इस मेथड का यूज़ भरकर करते हैं, ठीक है ना? और आपको भी एलिमिनेशन मेथड का यूज़ खूब करना है। हुँ, अब एक पॉइंट और आता है कि आप नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करें? यूपीएससी ले लो, यूपीपीसीएस ले लो, इसमें नेगेटिव मार्किंग चलती है, ठीक है ना? देखिए, अब सपोज़ करो कि कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, ना तो क्वेश्चन समझ में आ रहा, ना ऑप्शन पता है कि ठीक है ना, चारों ऑप्शन देख लिए, कुछ अता-पता ही नहीं लग रहा। ऐसे क्वेश्चंस को लीव कर दीजिए, ठीक है ना? छोड़ दीजिए ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन में तुक्का लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? अब सपोज़ करो कि कोई क्वेश्चन है, जिसमें आपने जो है एलिमिनेशन मेथड से 2 ऑप्शन तो हटा दिए कि भैया ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब 2 बचे हैं, ठीक है ना? तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें 2 ऑप्शन में आपको डाउट है कि ये क्या होगा? ठीक है ना? ये होगा क्या ये होगा? 2 क्वेश्चन पे रिस्क खेल लीजिए, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन पे रिस्क ज़रूर खेलनी चाहिए और ठीक है ना? जिसमें आपने 2 हटा दिए, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़िए। तो नेगेटिव मार्किंग में ऐसा क्वेश्चन जिसमें चारों ऑप्शन का नहीं पता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई जानकारी नहीं है, उसको लीव कर दो। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपने 2 ऑप्शन को हटा दिया है, 2 बचे हैं, उसको ज़रूर आपको अ, लगाना है उसमें, ठीक है ना? जो भी आप जाएँ, लेकिन उसको जो है छोड़ना नहीं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जो है अगर आप अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है कि आपका जो कुछ लोग हैं जो उनका 1-2 क्वेश्चन से रह रहा था अब उस समस्या का समाधान हो और तैयारी किस दिशा में करनी है, कैसे करनी है, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना? और भी जो आपके डाउट हों तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? और इस तरीके से करेंगे आप तैयारी तो मुझे नहीं लगता कि कभी आपका प्री जो है रुकेगा। हुँ, और मेंस जो है
उस मेंस की तैयारी के लिए एक हम अलग से क्लास और लेंगे, ठीक है ना? और प्री जो है किस तरीके से निकालना है, वो 7-8 पॉइंट ये हमने बताए हैं, इनको आप फॉलो करिए, ज़रूर आपको जो है सफलता मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू।